हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिलीप कुमार मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि केमिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। ये 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे Chemistry is the branch of science in which we study about composition, properties। properties में दो तरह के होते हैं, physical properties and chemical properties। और साथ में डिस्कस करेंगे structure, reactions and applications of matter। तो आप यहाँ पे समझिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मैटर के बारे में क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में गुण कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं, भौतिक गुण एंड रासायनिक गुण। क्लियर। और साथ में समझेंगे कि जो मैटर होते हैं उनकी संरचना कैसी है और किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वे फॉर्म करते हैं। क्लियर। और लास्ट में समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैटर कि हम लोग पदार्थ का उपयोग कैसे करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस डेफिनेशन के अंदर, इस इंफॉर्मेशन को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, क्लियर समझिए। यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हमारा जो है ना किन किन केमिकल से मिलके बना है और उसको बनाने में उस केमिकल का कितना अमाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर से समझेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब होता है कि वो जो हमारा पदार्थ है किन किन चीज़ों से मिलके बना है और उसको बनाने में हम जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस केमिकल का अमाउंट कितना है, वो होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्लियर। जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है। इस कंटेनर में एक लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वाटर ले लिए जिसका अमाउंट है 1 लीटर। क्लियर। और इसमें हम लोग शुगर को डाल दें जिसका अमाउंट है 20 ग्राम। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको मिक्स कर दिए बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे शरबत बन चुका है। जब पानी में चीनी को मिलाएंगे तो शरबत का निर्माण होगा और शरबत हमारा एक मैटर है। तो आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस सिंपल एग्जांपल से आप ये समझ पाएंगे कि जो शरबत है उसका कंपोजिशन क्या है। तो शरबत का कंपोजिशन हम ये कह सकते हैं 20 ग्राम शुगर एंड 1 लीटर वाटर। इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप मेडिसिन में कर सकते हैं कि मेडिसिन जो हम लोग खरीदते हैं या कोई सिरप खरीद रहे हैं तो उस सिरप पे जो नाम लिखा रहता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर रहता है। उस सिरप को बनाने में बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया होता है। तो उस पे आप देख पाएंगे आसानी से कि किस केमिकल का इस्तेमाल कितना किया गया है, उसका अमाउंट कितना है, उस सिरप पे लिखा रहता है, उस बोतल पे लिखा रहता है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। और ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड है और इसकी समझ से आप मेडिकल स्टोर पे आसानी से मेडिसिन को खरीद सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, पुर्जा पे मेडिसिन का नाम लिख देते हैं। जो नाम वो मेडिसिन का लिख रहे हैं उस नाम से वो मेडिसिन मार्केट के अंदर उस मेडिकल शॉप में जहाँ हम जा रहे हैं खरीदने के लिए, वहाँ पे वो मेडिसिन उस नाम से अवेलेबल नहीं है। तो वो दुकानदार हमें कहते हैं कि सेम कंपोजिशन का हम दूसरा मेडिसिन दे देते हैं, क्या आप लेंगे? तो यदि मुझे कंपोजिशन का सही जानकारी है तब तो हम उस मेडिसिन को ले लेंगे,
लेकिन सही जानकारी नहीं है, कंपोजिशन का मीनिंग हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तब तो हम उस मेडिसिन को उस वक्त हम नहीं लेंगे। क्लियर? तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कंपोजिशन का मतलब होता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके इस्तेमाल से कोई सब्सटेंस हमारा बन रहा है, कोई मैटर बन रहा है, तो उसको बनाने में किन किन केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और उस केमिकल की मात्रा कितनी होती है। क्लियर? कुल मिला के आप बात समझ रहे होंगे हमारी बात कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंपोजिशन समझ गए होंगे। तो मैंने पहला डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसके बाद समझिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम हिंदी में कहते हैं संरचना। जितने भी पदार्थ हमारे नेचर के अंदर है उनका कुछ ना कुछ संरचना होता है। जैसे कि आप इस डिजिटल बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि इस डिजिटल बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम देख रहे हैं आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। क्लियर? इसी तरह से जो अलग अलग चीजें हैं उनका अपना एक संरचना होता है। क्लियर? लेकिन जो लिक्विड एंड गैस है उनका भी संरचना है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में हम किसी गैस या लिक्विड को रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप धारण कर लेता है। तो खैर ये आगे की बात है, हम जब आपको गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ाएंगे, जब हम स्टेट ऑफ मैटर को बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हाल फिलहाल मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया है कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, संरचना। तो जितने भी पदार्थ हमारे नेचर में अवेलेबल है उसका कुछ ना कुछ संरचना होता है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, गुण। जितने भी पदार्थ हमारे नेचर में अवेलेबल है उसका कुछ ना कुछ गुण है। अब ये गुण दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रासायनिक गुण को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि पानी की बात करें, वाटर, तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? आप ये बोल सकते हैं कि वाटर का कलर कैसा है, तो आंसर क्या आएगा? वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है। ठीक है? वाटर का टेस्ट कैसा है, तो वाटर का अपना कोई टेस्ट भी नहीं होता है। लेकिन ये तो मैंने अभी बताया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाटर को जिस कलर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, जैसे पानी में हम लोग रेड कलर डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा? पूरा वाटर रेड कलर का हो जाएगा। तो ये उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया कि उसमें रेड कलर डाला गया तो उसके रिएक्शन से रेड कलर में अपना रूपांतरण कर लिया है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आइस को हम लोग यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं तो आइस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर से क्या बन रहा है? आइस। एक केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम हिंदी में कहते हैं उपयोग। पदार्थ का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे पानी का उपयोग क्या है? पानी का इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में पीने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? और उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसी तरह से अलग अलग पदार्थ का उपयोग देख सकते हैं। और लास्ट ये आता है रिएक्शन, कि कोई भी पदार्थ हमारा बनता कैसे है। तो जैसे हम जल की बात करें, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर। तो जल के निर्माण में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिल करके वाटर का निर्माण करते हैं। और ये जो काम है, ये जो रिएक्शन है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखा जाता है। इस रिएक्शन को होने के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो जब हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। वे सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको बैलेंसिंग नहीं आता है, तो मैं हल्का समझा देता हूँ कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो हमें केमिकल सब्सटेंस मिलता है, नया केमिकल सब्सटेंस, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बेसिक सी बात है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल उतना है, जितना है उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट में। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस करने से पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन था। क्लियर? तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने से पहले क्या था? 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे था 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो अभी हम आपको समझा रहे थे रिएक्शन ऑफ मैटर। तो जितने भी मैटर हमारे नेचर में बन रहे हैं वो एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। जैसे कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, आप बिल्कुल आसान से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, जितना मैंने अभी तक समझाया इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर उस अगले वीडियो में हम उसका आंसर आपको दे देंगे। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग मैटर क्या है। हम लोग तो अभी समझ रहे थे कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब समझेंगे कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो दुनिया की वे सभी चीजें, दुनिया की वे सभी वस्तु जो स्थान छेकती है और जिसमें द्रव्यमान हो। दो बात आपको याद रखना है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। बस 2 वर्ड आप याद रखेंगे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हैं, मैंने जो डेफिनेशन बोला है वही यहाँ पे लिखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल सा उदाहरण हम ले सकते हैं, वाटर, एयर, टेबल, फैन। ये तो मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए। आप किसी भी वस्तु का नाम बोलेंगे ना जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, किसी भी वस्तु का नाम बोलेंगे वो क्या होगा? मैटर होगा। जैसे कि हवा, हवा को हम लोग देखते नहीं है, हम उसको महसूस करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट के मन में ये सवाल ये रहता है कि सर हवा पदार्थ है या नहीं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, हवा भी एक पदार्थ है। अब हवा में हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या हवा स्थान छेकती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है या नहीं, क्या उसके पास द्रव्यमान होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, जब बैलून को हवा में जब बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया हवा ने बैलून के अंदर जगह को छेक लिया और बैलून का वजन भी बढ़ जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि हवा भी एक पदार्थ है। क्लियर? आप समझ गए होंगे कि ये पदार्थ है। आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ आप टेबल देख रहे हैं और ये फैन देख रहे हैं। क्लियर? तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पदार्थ जो होते हैं हमारे नेचर में अलग अलग अवस्थाओं में प्रेजेंट होते हैं। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 स्टेट के बारे में, 5 स्टेट के बारे में मैटर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपके लेवल में, आपका जो 11th 12th केमिस्ट्री का जो लेवल है एनसीईआरटी का, उसमें ओनली आपको ये 3 स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इन्हीं 3 स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है। जब आप हायर लेवल की बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, तब जाकर के वहाँ पढ़ते हैं कि प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे शॉर्ट में हम लोग BEC के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बेसिक सा जानकारी दे रहा हूँ, तो हल्का हल्का सभी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, इसको डिस्कस करने से पहले आप हमें कॉमेंट में आंसर करेंगे कि जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। वाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। मैटर का अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाना, इसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका आंसर हमें आपसे देंगे। आप हमें इसका आंसर देंगे कि मैटर डिफरेंट स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो वे सभी पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्यमान है, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, हम लोग का बॉडी है, आप घर है, आपका मोबाइल फोन है, ये सभी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया है टेबल। लिक्विड स्टेट क्या होता है? तो वे सभी मैटर जो द्रव रूप में हमारे नेचर में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, मिल्क है, ये सभी क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है वाटर का। गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले जो मैटर है, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे नेचर में अवेलेबल है गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन है, इसी तरह से बहुत सारे गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो वे सभी पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्यमान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। द्रव अवस्था में अवेलेबल है हमारे नेचर में, तो क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है? और जो गैसियस फॉर्म में, जो गैसीय अवस्था में हमारे नेचर में जो पदार्थ अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे? वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। अब बात आता है यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट।
जो हमारा स्टार है ना, स्टार तारा, वो किस स्टेट में पाया जाता है? प्लाज्मा स्टेट में। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जैसे कि हीलियम का लिक्विड स्टेट में पाया जाना। हीलियम का लिक्विड स्टेट में पाया जाना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत ही हाई लेवल की बात है। हीलियम जो हमारा है ना, इन जनरल वो हमारा क्या है? इनर्ट गैस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम हमारा जो गैस है ये लिक्विड स्टेट में है। तो जब हम हीलियम की स्टडी लिक्विड स्टेट में करते हैं तो वो जो इस मैटर का स्टेट होता है ना, उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे, ये बेसिक सा लेक्चर था। क्लियर? आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को लास्ट में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन शेयर करें। बाय बाय।